प्यारे बच्चों, आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचित संस्मरणात्मक निबंध प्रेम घन की छाया स्मृति पे बात करेंगे। और इस पाठ में चलने से पहले आपको मैं बता दूं कि शुक्ल जी के ने अपने बचपन के रुझानों का, रुचियों का इसमें चित्रण किया है और बड़े ही सरस और मनोहर ढंग से किया है। कहीं से ये नीरस नहीं लगता पढ़ने पर। और इस पाठ को पढ़ने का जो उद्देश्य हमें दिखाई देता है वह यह है कि व्यक्ति के बचपन में ही कोई न कोई रुचि जागृत होती है जो जिसके प्रति उसका विशेष लगाव होता है। और यह हमने कई बार देखा है कि जो लोग सफलता के शीर्ष पर पहुंचे हैं उनके बारे में पता लगता है कि इनको गाने का शौक बचपन से था, इनको डांस करने का शौक बचपन से था, इनको खेलने का शौक बचपन से था। तो बचपन की रुचियों को अगर हम पहचान लें और उस पर हम आगे बढ़ें तो सफलता ज्यादा निश्चित होती है। तो यहां पर इन्होंने प्रेमघन की जो छाया स्मृति लिखी है उसमें यही है कि कैसे प्रेमघन के व्यक्तित्व से, चौधरी प्रेमघन के व्यक्तित्व से साहित्य के क्षेत्र में प्रभावित होते हुए आगे आए और इन्होंने आलोचना निबंध के क्षेत्र में अपने कार्य किए। तो इस पर हम अब आगे पहले अनुच्छेद की बात करेंगे। इसमें मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद के अनुसार चलेंगे कि मेरे पिताजी फारसी के अच्छे ज्ञाता और पुरानी हिंदी कविता के बड़े प्रेमी थे। फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ मिलाने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। वे रात को प्रायः रामचरितमानस और रामचंद्रिका घर के सब लोगों को एकत्र करके बड़े चित्ताकर्षक ढंग से पढ़ा करते थे। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे। उन्हें भी वे कभी कभी सुनाया करते थे। जब उनकी बदली हमीरपुर जिले की राठ तहसील से मिर्जापुर हुई तब मेरी अवस्था 8 वर्ष की थी। उसके पहले ही से भारतेंदु के संबंध में एक अपूर्व मधुर भावना मेरे मन में जगी रहती थी। सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र में मेरी बाल बुद्धि कोई भेद नहीं कर पाती थी। हरिश्चंद्र शब्द से दोनों की एक मिलीजुली भावना, एक अपूर्व माधुर्य का संचार मेरे मन में हुआ करती थी। मिर्जापुर आने पर कुछ दिनों में सुनाई पड़ने लगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक मित्र यहां रहते हैं जो हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि हैं और जिनका नाम है उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी। लेखक शुक्ल जी ने अपने पिताजी के बारे में भी बताया कि वो पुरानी हिंदी कविता के बड़े प्रेमी थे, फारसी के भी अच्छे ज्ञाता थे और फारसी और हिंदी के उक्तियों को मिलाकर बोलने में, प्रयोग करने में उन्हें बड़ा प्रयोग आता था। बच्चों, एक बात मैं बताऊं कि परिवार का जो माहौल होता है, जो वातावरण होता है, उसका प्रभाव भी बच्चों के पालन पोषण पे पड़ता है। और यहां पर इन्होंने इस पंक्ति में यह सिद्ध करने की बात की है कि रामचरितमानस, रामचंद्रिका और भारतेंदु के नाटक को जब ये अपने उसमें सुनाया करते थे, पढ़ा करते थे इनके पिताजी घर में, तो स्वाभाविक है कि बच्चे जो चीज देखते हैं, जो सीखते हैं, उन्हीं में से उनकी रुचि उभर कर सामने आती है। और यही कारण था कि हरिश्चंद्र के प्रति इनके मन में जो एक लगाव, एक श्रद्धा, एक भाव जो उत्पन्न हुआ, वह धीरे धीरे एक वृक्ष के रूप में आगे परिणित हो गया। यह अलग बात है कि बाल मन में राजा हरिश्चंद्र और हरिश्चंद्र यानी में इनको फर्क नहीं पता था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े, इनके पिताजी का ट्रांसफर मिर्जापुर हुआ और ये पता लगा कि भारतेंदु जी के एक मित्र यहां रहते हैं और वो हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि हैं। उनका नाम है उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी। तो इसका मतलब है, इससे स्पष्ट है कि इनको उस समय
यह ज्ञात हो गया था कि राजा हरिश्चंद्र नाटक और भारतेंदु हरिश्चंद्र में क्या अंतर है, जो बचपन में नहीं था, जहां संशय बना रहता था। अब इन्होंने अगले अनुच्छेद में कहा कि भारतेंदु मंडल की किसी सजीव स्मृति के प्रति मेरी कितनी उत्कंठा रही होगी, यह अनुमान करने की बात है। मैं नगर से बाहर रहता था। एक दिन बालकों की मंडली जोड़ी गई जो चौधरी साहब के मकान से परिचित थे। वे अगवा हुए। मील डेढ़ का सफर तय हुआ। पत्थर के एक बड़े मकान के सामने हम जा खड़े हुए। नीचे का बरामदा खाली था। ऊपर का बरामदा सघन लताओं के जाल से आवृत था। बीच बीच में खंभे और खुली जगह दिखाई पड़ती थी। उसी को देखने के लिए मुझसे कहा गया। कोई दिखाई न पड़ा। सड़क पर कई चक्कर लगे। कुछ देर पीछे एक लड़के ने उंगली से ऊपर की ओर इशारा किया। लता प्रतान के बीच एक मूर्ति खड़ी दिखाई पड़ी। दोनों कंधों पर बाल बिखरे हुए थे। एक हाथ खंभे पर था। देखते ही देखते यह मूर्ति दृष्टि से ओझल हो गई। बस यही पहली झांकी थी। तो उन्होंने बताया कि कैसे भारतेंदु जी जब वहां पहुंचे तो ये नगर से बाहर रहते थे और वहां पर बच्चों की जो मंडली थी, जो इनके हम उम्र के जो बच्चे थे, उनमें से जिसने भी चौधरी साहब का मकान देख रखा था, अगुआ मतलब जो आगे चलने वाला, आगे बताने वाला, जैसे रास्ते में भी जब हम लोग जो आगे चलता है वह जिसको लीडर कहते हैं, अगुआ। तो मील डेढ़ का सफर तय हुआ, 1.5 मील का सफर तय किया गया। तो ये इनको पहली झलक चौधरी जी की मिली जब कई बार उंगली से इशारे करके जब गलियों के चक्कर लगे और उसके बाद जैसे सामान्य में हम लोग गेट पर तोरण द्वार सा लताओं के ओर पेड़ लगा देते हैं, उसी जगह पर खंभे से हाथ टेके हुए एक मूर्ति दिखाई दी। और फिर वो जिनके बाल कंधे तक बड़े बड़े लंबे थे और ओझल हो गए धीरे धीरे। इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको पर भी हम प्रकाश डाल लें। चिताकर्षक का मतलब होता है चित्त को आकर्षित करने वाला, और उसी तरह से अगुआ के संबंध में मैंने बता ही दिया। और आगे जो सघन होता है, जो घना, लता प्राण मतलब लताओं से, लता जो बेल जिसको कहते हैं, उसे घिरा हुआ। अब उन्होंने कहा कि सयाना ज्यो ज्यो मैं सयाना होता गया त्यों तो हिंदी के नूतन साहित्य की ओर मेरा झुकाव बढ़ता गया। क्वींस कॉलेज पढ़ते समय स्वर्गीय बाबूराम कृष्ण वर्मा मेरे पिताजी के सहपाठी में से थे। भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें प्राय मेरे यहाँ आया करती थी, पर अब पिताजी उन पुस्तकों को छुपा कर रखने लगे थे। उन्हें डर था कि कहीं मेरा चित्त स्कूल की पढ़ाई से हट न जाए, मैं बिगड़ न जाऊं। उन्हीं दोनों पंडित केदारनाथ जी पाठक ने एक हिंदी पुस्तकालय खोला था। मैं वहां से पुस्तकें लाकर पढ़ा करता था। एक बार एक आदमी साथ करके मेरे पिताजी ने मुझे एक बारात में काशी भेजा। मैं उसी के साथ घूमता फिरता चौखंभा की ओर जा निकला। वहीं पर एक घर में से पंडित केदारनाथ जी पाठक निकलते दिखाई पड़े। पुस्तकालय में वे मुझे प्रायः देखा करते थे। इससे मुझे देखते हुए वहीं खड़े हो गए। बात ही बात में मालूम हुआ कि जिस मकान में से वे निकले थे वह भारतेंदु जी का घर था। मैं बड़ी चाह और कुतूहल की दृष्टि से कुछ देर तक उस मकान की ओर न जाने किन किन भावनाओं में लीन होकर देखता रहा। पाठक जी मेरी यह भावुकता देख बड़े प्रसन्न हुए और बहुत दूर मेरे साथ बातचीत करते हुए गए। भारतेंदु जी के मकान के नीचे का यह हृदय परिचय बहुत शीघ्र गहरी मैत्री में परिणित हो गया। 16 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते तो समवयस्क हिंदी प्रेमियों की एक खासी मंडली मुझे मिल गई, जिसमें श्रीयुत काशी प्रसाद, श्री जायसवाल, बाबू भगवान दास जी हालना, पंडित बद्रीनाथ गौर, पंडित उमाशंकर द्विवेदी थे। हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा बराबर इस मंडली में रहा करती थी। मैं भी अब अपने को एक लेखक मानने लगा था। हम लोगों की प्रायः बातचीत लिखने पढ़ने की हिंदी में हुआ करती, जिसमें निसंदेह इत्यादि शब्द आया करते थे। जिस स्थान पर मैं रहता था वहां अधिकतर वकील, मुख्तारों तक कचहरी के अफसरों और अमलों की बस्ती थी। ऐसे लोगों के उर्दू कानों में हम लोगों की बोली कुछ अनोखी लगती थी। इसी से उन्होंने हम लोगों का नाम निसंदेह रख छोड़ा था। मेरे मोहल्ले में कोई मुसलमान सब जज आ गए थे। एक दिन मेरे पिताजी खड़े खड़े उनके साथ कुछ बातचीत कर रहे थे। इसी बीच में उधर जा निकला। पिताजी ने मेरा परिचय देते हुए उनसे कहा,
इन्हें हिंदी का बड़ा शौक है। चट जवाब मिला, आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं तो इनकी सूरत देखते ही इस बात से वाकिफ हो गया। मेरी सूरत में ऐसी क्या बात थी, यह इस समय नहीं कह सकता। आज से 30 वर्ष पहले की बात है। अब इस पूरे अनुच्छेद को अगर हम देखें तो इन्होंने कहा कि जैसे जैसे सयाना होना मतलब बड़े बड़े होते चले गए, हिंदी साहित्य के नूतन साहित्य यानी जो नया आधुनिक काल का जो नया साहित्य है भारतेंदु जी के बाद, उसके प्रति इनका झुकाव बढ़ता गया। लेकिन कई बार जब लगाव ज्यादा होता है और माता पिता को लगता है कि यह अपने पथ से या अपने रास्ते से शायद भटक रहे हैं, तो वह उस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि यहां पर दिखाई देता है कि जब उन्होंने अब जो बाबू रामकृष्ण वर्मा जो इनके पिताजी के सहपाठी थे और भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें जो इनके यहां आती थी उसको छिपा कर रखने लगे पिताजी, क्योंकि उन्हें अब यह लगने लगा कि शायद यह बच्चा जब इस तरह से और अन्य पुस्तकों में रुचि लेने लगा है तो यह अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकें नहीं पढ़ पाएगा, जिसके कारण शिक्षा अधूरी रह जाएगी। उन्हीं दिनों केदारनाथ जी ने तो इसलिए वो छुपा के रखने लगे थे, और केदारनाथ जी ने जो हिंदी पुस्तकालय खोला था वहां से ही पुस्तकें लाके पढ़ते थे। और यह बात भी सर्वविदित है कि अगर बार बार पुस्तकें लाते हैं तो पहचान भी उनसे होगी। उसी बीच इनके पिताजी ने एक बारात में किसी के साथ इनको भेज दिया और वहां से घूमते घूमते काशी, जो बनारस है अभी नया नाम, उसका पुराना नाम काशी है, वाराणसी के नाम से आप जानते हैं, उन्हीं के साथ घूमते घूमते चौखंबा, वो चौक है, जगह है वहां, और जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने पंडित केदारनाथ जी को निकलते हुए देखा और बातों में इन्हें पता लगा कि यह मकान भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और भारतेंदु जी के घर के प्रति, क्योंकि बचपन से भारतेंदु के लिए मन में जो कौतूहल, जो श्रद्धा, जो रुचि बनी हुई थी, वह आज एकदम से उनके घर के नजदीक अनजाने में पहुंच करके लगा कि वह साकार होने लगी। और बड़ी चाह और कुतूहल से उस मकान की ओर देखते हुए मन की किन किन भावनाओं में लीन होना, मतलब कि अनेक तरह की भावनाएं इनके मन में उठने लगी। एक जुड़ाव, एक लगाव इन्हें महसूस होने लगा, और इसको देख करके केदार जी काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने काफी दूर तक इनसे बातचीत करते रहे किया। भारतेंदु जी के मकान के नीचे का यह हृदय परिचय बहुत शीघ्र ही, यानी भारतेंदु जी से अब जब घर के नजदीक पहुंच गए तो धीरे धीरे अब इनका परिचय हो गया। और 16 वर्ष तक की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते, समवयस्क का मतलब होता है हम उम्र, एक ही उम्र के बहुत सारे जो हिंदी के प्रेमी थे, उनकी एक मंडली, एक ग्रुप इनका बन गया। उसमें श्रीयुत काशी प्रसाद जी जायसवाल, बाबू भगवान दास जी हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमाशंकर द्विवेदी इत्यादि थे, और ये सभी हिंदी के प्रखर लेखक हुए हैं। और उन्होंने कहा कि इस मंडली में लिखने पे ही चर्चा होती थी, और लिखने पढ़ने के काम में हिंदी में हमेशा निसंदेह, निसंदेह का मतलब होता है जिसमें कोई संदेह नहीं हो, तो ये शब्द आते हैं कि निसंदेह हम इस बात को कह सकते हैं, बता सकते हैं, यानी बिना किसी शंका के, बिना किसी संदेह के, बिना किसी संकोच के हम जिस बात को कह सकते हैं। वहां पर वकील, मुख्तार और कचहरी अफसरों, अमलों की बस्ती थी। ऐसे लोगों के उर्दू कानों में हम लोगों की बोली कुछ अनुकूल लगती। कारण यह है कि जितने भी कोर्ट और कचहरी के कागजात उस समय बनाए जाते थे वो उर्दू और फारसी में लिखे जाते थे। आज भी जब आप पीछे चलोगे 30-40 साल पहले, 50 साल पहले के जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं कोर्ट के खास करके, उनको आप देखोगे तो वो सारी की सारी जो है वो उर्दू और फारसी में है। उनके लिए हिंदी का जो प्रयोग था वह थोड़ा सा अजूबा लगता है। और उसको एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि हम लोग हिंदी बोलते हैं और इसी हिंदी को जब बंगाल के लोग बोलते हैं तो आप थोड़ा अजीब सा महसूस करते हो। प्रांतीय भाषा का प्रभाव होता है। हिंदी में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं या जो बोलने का, जो अल्प शिक्षित बिहार के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो भी जब खड़ी बोली बोलते हैं, उन पर जो उनके स्थानीय भोजपुरी का, मगही का, अंगिका का, बज्जिका का,
मैथिली का जो प्रभाव होता है तो वह हिंदी से कुछ इतर लगता है, जबकि बोल वो भी हिंदी भाषी प्रजा से बोलते वो भी हिंदी है। तो इस तरह से फारसी और हिंदी में उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता था और उन्हें लगता था कि ये एक अलग सा है कुछ, और उन लोगों ने इनका नाम निसंदेह रख छोड़ा था इन लोगों का मोहल्ले में। उसके बाद इन्होंने कहा कि एक दिन के पिताजी खड़े खड़े उनके साथ बातचीत कर रहे थे, जो इनके मोहल्ले में एक मुसलमान सब जज आ गए थे उनसे, और जैसे सामान्य में जब बच्चा गुजरता है और पिताजी किसी परिचित से बात कर रहे होते हैं, वो ठीक से शायद नहीं पहचानते हो तो उनको परिचय कराता है कि ये मेरा पुत्र है, और उन्होंने एक लाइन कही कि इन्हें हिंदी का बड़ा शौक है। तो जज साहब की तरफ से चट जवाब मिला, चट मतलब फट, बिना रुके बिना सोचे, आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं तो इनकी सूरत देखते हैं इस बात से वाकिफ हो गया। वाकिफ हो गया मतलब जान गया था, समझ गया था। हमने कहा कि मेरी सूरत में ऐसी कौन सी बात थी, यह इस समय नहीं कह सकता, आज से 30 वर्ष पहले की बात थी। यानी जज साहब के जो ये कहने का भाव था कि हम तो पहले से ही जानते हैं, सूरत देख के ही पहचान गए, तो हमारे चेहरे पर सूरत में ऐसी कौन सी बात थी, ऐसी कौन सी शालीनता या कौन सी विद्वता दिखाई दे रही थी, 30 साल पहले उन्होंने इस बात को परखा था, ये आज भी मैं नहीं कह सकता। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसमें उर्दू के भी, फारसी के भी शब्द आए हुए हैं और हिंदी के भी हैं, तत्सम और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग है, और इस तरह से हम इसकी पूरी व्याख्या कर सकते हैं। और जब हमारे पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें अस्य स्पष्ट करना या सप्रसंग व्याख्या की बात आती है, तो प्रसंग में हम लिख सकते हैं कि यह संस्मरण हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित प्रेम घन की छाया स्मृति से लिया गया है। ये तो हो गया संदर्भ। उसके बाद हम व्याख्या लिखेंगे जैसा हमने अभी व्याख्या किया है। उसके बाद विशेष में जो हमने अभी बताया आपसे कि इसमें किस किस तरह के शब्दों का प्रयोग है, किस तरह से सहज भाषा में यह लिखा गया है और सरल भाषा का प्रयोग है, रोचकता इसमें है, कहीं से भी नीरस या बोरियत सी महसूस नहीं होती है पढ़ने के बाद, जो इनका संस्मरण है, ये सारी चीजें जब हम लिखेंगे तो एक अच्छा सप्रसंग व्याख्या हम तैयार कर सकते हैं, पाठ को समझ सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से हम इस उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हैं कि कैसे रुचि जब बलवती होती है, आगे बढ़ती है, तो वह सफलता की ओर ले जाती है। धन्यवाद। अगला जो अनुच्छेद है, बस चौधरी साहब से तो अब बहुत अच्छी तरह परिचय हो गया था। अब उनके यहाँ मेरा आना जाना एक लेखक की हैसियत से होता था। हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज समझा करते थे। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का एक अद्भुत मिश्रण रहता था। यहां पर यह कह देना आवश्यक है कि चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे। बसंत पंचमी, होली इत्यादि अवसरों पर उनके यहाँ खूब नाच रंग और उत्सव हुआ करते थे। उनकी हर एक अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी। कंधों तक बाल लटक रहे हैं, आप इधर से उधर टहल रहे हैं, एक छोटा सा लड़का पान की तस्तरी लिए पीछे पीछे लगा हुआ है। बात की काट छांट का क्या कहना है। जो बातें उनके मुंह से निकलती थीं, उनमें एक विलक्षण वक्रता रहती थी। उनकी बातचीत का ढंग उनके लेखों के ढंग से एकदम निराला होता था। नौकरों तक के साथ उनका संवाद सुनने लायक होता था। अगर किसी नौकर के हाथ से कभी कोई गिलास वगैरह गिरा तो उनके मुंह से यही निकला कि कारे बच्चा तना ही। उनके प्रश्नों के पहले क्यों साहब अक्सर लगा रहता था। तो ये लेखक शुक्ल जी ने चौधरी साहब के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में परिचय दिया है कि वो उम्र में बड़े थे, इसलिए उनको पूरा तत्व कहते हैं। वो जो पुरानी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जो चीजें पुरानी हैं, जैसे आप जानते हो हमारे यहाँ कुतुब मीनार है, आगरा का ताजमहल है, हमारा दिल्ली का लाल किला है,
ये सब पुरातत्व विभाग के अंदर है कि पुराने समय की जो निशानियां हैं। और रईस चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे। हमारे यहां काम करने की, रईसों में काम करने की परिपाटी नहीं है। वो अपना सारा काम दूसरे से करवाते हैं। लेकिन क्योंकि चौधरी साहब एक सलज और रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं जो दूसरे की भी इज्जत करते हैं, और बातों को साहित्यिक क्षमता के साथ, शब्दों के अभिव्यक्ति के साथ वो व्यक्त करते हैं, वक्रता के साथ व्यक्त करते हैं कि सीधे सीधे किसी बात को न कह करके व्यंग्यात्मक लहजे में उस बात को कहना। विलक्षण वक्रता, वक्रता मतलब टेढ़े, सीधे सीधे नहीं। और उसका उदाहरण भी इन्होंने दिया कि अगर नौकरों से कोई गिलास छूट गया तो ये नहीं पूछते थे कि टूटा या बचा, यानी टूट तो नहीं गया, ये नहीं पूछते थे। जैसे सामान्य में जो लोग पूछते हैं वो कहते हैं कि अच्छा गिलास टूट गया, लेकिन यहां नहीं। इन्होंने, क्योंकि ये भोजपुरी के शब्द हैं, कार्य बचा तो नहीं, उससे पूछा करते थे कि भाई ये बच तो नहीं गया, यानी तुमने जो गिराया ये बच तो नहीं गया। ये व्यंग्यात्मक है, ये एक अलग शैली है प्रश्न पूछने की, जिसमें उत्तर पहले ही कंफर्म है कि यही होना है, यानी वो टूट तो चुका है, अब उससे पूछ रहे हैं कि बच तो नहीं गया वो। और संबोधन में क्यों साहब का उच्चारण ये करते हैं, तो ये एक रिस्पेक्ट देने की बात हमारे यहां आती है। अगला जो अनुच्छेद है, वे लोगों को प्रायः बनाया करते थे, इससे उनसे मिलने वाले लोग भी उन्हें बनाने की फिक्र में रहा करते थे। मिर्जापुर में पुरानी परिपाटी के एक बहुत ही प्रतिभाशाली कवि रहते थे जिनका नाम था बामनाचार्य गिरी। एक दिन वे सड़क पर चौधरी साहब के ऊपर कविता जोड़ते चले जा रहे थे। अंतिम चरण रह गया था कि चौधरी साहब अपने बरामदे में कंधों पर बाल छिटकाए खंभे के सहारे खड़े दिखाई पड़े। छठ कविता पूरा हो गया और बामन जी ने नीचे से वह कवित ललकारा जिसका अंतिम अंश था, खंभा टेक खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। तो ये बनाना, कहते हैं कि प्रायः लोगों को बनाया करते थे। बनाया करने का मतलब क्या है? उनसे मजाक करना। बनाना मतलब, यहां पर बनाना का मतलब कोई उसका निर्माण करना नहीं है। और उनसे मिलने वाले लोग भी उन्हें बनाने की फिक्र में रहा करते थे कि कब इनको इनके ऊपर बातों से, शब्दों से हावी हुआ जाए, इनका मजाक बनाया जाए। और इन्होंने जो दूसरा नाम लिया, जो प्रतिभाशाली कवि थे, वामनाचार्य गिरी, और इन्होंने वहां से गुजरते समय जो देखा, तो उस समय जो चौधरी साहब का स्वरूप था उसको देखकर, जैसा आपने अभी ऊपर पाठ जब आपने पढ़ा तो वहां जो भी फोटो है, जो लताओं के बीच जिस समय इन्होंने प्रथम दर्शन किया था, तो सेम वही। तो खंभा टेक खड़ी, टेक देना मतलब उस पर सहारा ले लेना, जैसे नाड़ी मुगलाने की, मुगल काल की जो नाड़ियां हैं उस तरह से खंभे टेक कर खड़ी हैं। एक दिन कई लोग बैठे बातचीत कर रहे थे कि इतने में एक पंडित जी आ गए। चौधरी साहब ने पूछा, कहिए क्या हाल है? पंडित जी बोले, कुछ नहीं, आज एकादशी थी, कुछ जल खाया है और चले आ रहे हैं। प्रश्न हुआ, जल ही खाया है कि कुछ फलाहार भी पिया है? अब ये जो ऊपर आपने पहले भी चौधरी साहब के बारे में वक्रोक्ति आपने देखा था, यहां भी बनाने की बात है कि वक्रोक्ति यानी टेढ़े ढंग से थोड़ा सा हास्य उत्पन्न करते हुए कोई बात पूछना। तो यहां पर ठीक उसके विपरीत, जैसे ही पंडित जी ने कहा कि जल खाया है, तुरंत प्रतिवेदन हुआ कि कुछ फलाहार भी पिया है। जल पीने की वस्तु है और फल आहार यानी खाने की वस्तु है, लेकिन यहां पर वाक्य में प्रयोग उलट हो गया। जल खाने की बात
बांग्ला में होता है। अमिजोल खाबो, चा खाबो, वहां खाया जाता है। पीना शब्द जो है वह बांग्ला में नहीं है। एक दिन चौधरी साहब के एक पड़ोसी उनके यहां पहुंचे। देखते ही सवाल हुआ, क्यों साहब? एक लफ्ज मैं अक्सर सुना करता हूं पर उसका ठीक अर्थ समझ में ना आया। आखिर घनचक्कर के क्या माने हैं, उसके क्या लक्षण है? पड़ोसी महाशय बोले, वाह, यह क्या मुश्किल बात है। एक दिन रात को सोने के पहले कागज कलम लेकर सवेरे से रात तक जो जो काम किए हो सब लिख जाइए और पढ़ जाइए। कहने का अर्थ, चौधरी साहब के पड़ोसी का मुझे बोले कि घनचक्कर का अर्थ नहीं समझ में आया। चक्कर का मतलब होता है गोल, और घन यानी उसके चारों तरफ घूमते रह जाना। तो जब हम किसी और उसका उद्देश्य नहीं पता हो, उसका कोई उद्देश्य निहित नहीं हो और हम पूरे दिन उसमें लगे रहें, तो यह घनचक्कर कहलाता है। उन्होंने कहा कि लिख जाइए और पढ़ जाइए, आपको पता लग जाएगा घनचक्कर किसे कहते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि मेरे सहपाठी पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे और बाबू भगवान दास हालना, बाबू भगवान दास मास्टर, इन्होंने उर्दू बेगम की एक बड़ी ही विनोदपूर्ण पुस्तक लिखी थी, जिसमें उर्दू की उत्पत्ति, प्रचार आदि का वृत्तांत एक कहानी के ढंग पर दिया गया था। इत्यादि कई आदमी गर्मी के दिनों में छत पर बैठे चौधरी साहब से बात कर रहे थे। चौधरी साहब के पास ही एक लैंप जल रहा था। लैंप की बत्ती एक बार भभकने लगी। चौधरी साहब नौकरों को आवाज देने लगे। मैंने चाहा कि बढ़कर बत्ती नीचे गिरा दूं, पर लक्ष्मी नारायण ने तमाशा देखने के विचार से मुझे धीरे से रोक लिया। चौधरी साहब कहते जा रहे हैं, अरे जब फूट जाए तबे चलत आवह। अंत में चिमनी ग्लोब के सहित चकनाचूर हो गई, पर चौधरी साहब का हाथ लैंप की तरफ नहीं बढ़ा। तो जैसा इन्होंने कहा था, अभी इन्होंने अपने सहपाठी पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे, बाबू भगवान दास हालना, बाबू भगवान दास मास्टर इत्यादि का नाम लिया। उर्दू बेगम नाम की ही एक विनोदपूर्ण यानी हास्यपूर्ण इन्होंने पुस्तक लिखी थी। उर्दू के उत्पत्ति और प्रचार की वृत्तांत की कहानी भी थी इसमें। अब फिर उन्होंने चौधरी साहब के व्यक्तित्व की बात की, ऊपर भी इन्होंने उनके रईसी की बात की। और मैंने कहा था कि जो रईस लोग होते हैं हमारे भारतीय परंपरा में, कि रईसों अपना काम नहीं करते हैं, वो काम करना तौहीनी समझते हैं, वो अपना काम दूसरों से करवाते हैं। और इसका आप छोटा सा एग्जाम्पल आज भी देख सकते हो। जिनके पास पैसे हैं हमारे यहां, वो अपना काम नहीं करते। एक छोटा सा ट्रॉली बैग भी अगर आप स्टेशन पे उतरो, देखो एसी फर्स्ट सेकंड थर्ड से जो लोग उतरते हैं, छोटा सा भी ब्रीफ केस होता है, वो खुद नहीं लाते, उसके लिए कुल्ली को बुलाते हैं। लेकिन ये रईसी की परंपरा विदेशियों में नहीं है। आप देखो विदेश से हमारे यहां जितने बड़े बड़े जो लोग आते हैं, ये पर्यटक लोग आते हैं विदेशों से, वो बड़े बड़े बैग्स अपने पीठ पर लादे होते हैं। वो अपना काम स्वयं करते हैं। पर हमारे भारतीय जनमानस में जैसे ही हमारे पास पैसा आ जाता है, हम अपना स्वयं काम करना छोड़ देते हैं, तभी हम प्रतिष्ठित कहलाते हैं, प्रतिष्ठा को अर्जित कहलाते हैं। यदि हमने अगर काम करना शुरू कर दिया तो ऐसा लगता है कि हम रईस नहीं है, हम अमीर नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। और उसका उन्होंने उदाहरण दिया कि लैंप जल रहा था। आप लोग लैंप नहीं समझते तो समझ लो कि जैसे दीपक जलता है, उससे लैंप होता था, उसमें कांच के शीशे लगे होते थे। और कई बार उस पर जब तेल ज्यादा चढ़ जाता था, बत्ती पर चौड़ी बत्ती होती थी, अभी भी आपको मिल जाएगा लैंप, तो गांव घर में खास करके ज्यादा देखने को मिलता था जब बिजली की इतनी सुविधा नहीं थी। तो वह एक बार में बहुत ज्यादा लौ के साथ ऊपर जलने लगता था, भभक जाता था, और उसमें कई बार वो शीशे क्रैक कर जाते थे, टूट जाते थे। तो जो सामने बैठा है वो उसको तुरंत अगर बंद कर दे तो वह नहीं फूटेगा। लेकिन यहां पर उन्होंने दर्शाया कि चौधरी साहब की रईसी या चौधरी साहब के जो काम का ढंग है वो इस तरह से दिखाई दे रहा है कि अरे, बुला रहे अपने नौकर को कि जब फूट जाए तबे चलत आवह, यानी जब ये फूट जाएगा उसके बाद आओगे।
और अंत में चिमनी फूट ही गई, लेकिन चौधरी साहब बैठे बैठे अपना हाथ चिमनी की तरफ बढ़ाने को तैयार नहीं हुए। उपाध्याय जी की नागरी को भाषा मानते थे। उपाध्याय जी नागरी को भाषा मानते थे और बराबर नागरी भाषा लिखा करते थे। उनका कहना था कि नागर अपभ्रंश से जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई वह नागरी कहलाई। इस प्रकार वे मिर्जापुर न लिखकर मिर्जापुर लिखा करते थे, जिसका अर्थ वे करते थे लक्ष्मीपुर। मान मीर बराबर समुद्र प्लस जा पुत्री प्लस पुर। ये अब इन्होंने उपाध्याय जी की चर्चा की है और कि उपाध्याय जी भाषा को उपाध्याय जी नागरी को भाषा मानते थे। नागरी जो हमारी लिपि है, देवनागरी जो लिपि है वो भाषा मानते थे और कहते थे कि नागर अपभ्रंश से जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई वह नागरी कहलाई। तो ये परिभाषा भी याद रखनी है हमें कि किस तरह से यह नागरी भाषा का विकास हुआ। तो इस तरह से ये मैं महसूस करता हूं कि आप लोगों ने इसकी व्याख्या समझ ली है और अब अगर सप्रसंग व्याख्या के लिए कोई अनुच्छेद इससे आता है तो शायद आपको दिक्कत नहीं होगी। इसमें उर्दू फारसी के साथ तत्सम और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग है जो हम विशेष में लिख सकते हैं। और हमने पूरे संस्मरण को पढ़ने के बाद ये देखा कि कहीं भी इसमें बोरियत महसूस नहीं होती है। यह एक सुरुचिपूर्ण संस्मरण है जो आचार्य शुक्ल ने अपने बारे में लिखा है कि हिंदी में किस तरह से उनकी रुचि हुई, कैसे वो आगे बढ़े और अपने पथ पर बढ़ते हुए भारतेंदु के सानिध्य में आने के बाद और बाकी जो साहित्यिक मंडली है उनमें आने के बाद वो साहित्य के एक सफल सशक्त आलोचक, निबंधकार और संस्मरणकार बने। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के बाद अब मैं बहुत संक्षेप में कुछ बातें बता देता हूं। हमें यह महसूस होता है कि अगर हम अपनी रुचियों को पहचान जाएं, और रुचियों को पहचानेंगे तो क्षमताओं में भी विकास हो जाएगा और हम उसके लिए मानसिक तौर पर तैयार भी हो जाएंगे और उसी के लिए संसाधन जुटाएंगे। और जो काम रुचि से किया जाता है, जिसको इंटरेस्ट के साथ कहते हैं, तो वह सफलता भी निश्चित होती है वहां पर। क्योंकि अगर रुचि नहीं है, बेमन से किया गया कार्य कभी सफल या अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर उस कार्य को हम रुचि से करें, पूरे तन्मयता के साथ करें, तो हम उसमें जल्दी सफल हो सकते हैं और अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पाठ का पढ़ने का उद्देश्य है कि आप अपनी जो भी क्षमताएं हैं, जो रुचि है, उसको पहचानें और अपने उद्देश्य को तय करें। और जिस तरह से शुक्ल जी अपने क्षेत्र में आगे बढ़े, आप भी अपने जीवन में आगे बढ़िए। अपनी क्षमताओं को, अपनी रुचियों को पहचानिए और उस पर एकाग्र चित्त होकर के पूर्ण तन्मयता के साथ आगे बढ़ें। धन्यवाद। प्रश्नोत्तर पर हम बात अगले संदेश में करेंगे। धन्यवाद।